सो टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो पहले सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो सपोज अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक ठीक है। सो इफ आई एम हैविंग अ पेन लाइक दिस, ओके। सो लेट्स से आई एम हैविंग दिस पेन, ठीक है। अब देखो आप ये चीज रूलर से कर सकते हो, किसी भी चीज से कर सकते हो। तो इस पेन में ना, इस पेन में बच्चों यहाँ पर देखो, इस पेन के केस में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैं जब अपने फिंगर रखूंगा तभी ये बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। और किसी पॉइंट में वैसा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। देखो ट्राई टू डू दैट। देखो दिख रहा है आपको, एबल टू सी दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूं तो देखो इट विल फॉल। क्यों गिर गया? अभी देखो जैसे आई एम हैविंग दिस नाइफ विद मी, इसमें देखो कहां पे रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो वो वाला पॉइंट जहां पे दिस विल गेट बैलेंस्ड इटसेल्फ, व्हेन इट गेट बैलेंस्ड। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना कोई दैट पॉइंट। तो टाइम लगता है इसको बैलेंस करने में। प्रोबेबली केवल एक ही ऐसा पॉइंट होगा। हाँ देखो एक ही पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट के आसपास, हाँ देखो देखो बैलेंस हो गया। सी, ये केवल और केवल एक पॉइंट पर बैलेंस है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, करेक्ट। सीइंग दिस नाइफ, तो इस नाइफ का जो सेंटर ऑफ मास है वो प्रोबेबली कहीं तो इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। ऐसा आप किसी भी चीज को बैलेंस कर सकते हो ऑन अ सिंगल पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। So you can balance anything. You can balance anything at single point, and that point is known as center of mass. आप ये रूलर के साथ कर सकते हो। अभी मुझे रूलर नहीं मिल रहा है, बट आप एक अगर रूलर लोगे और उसको भी अगर आप ऐसे लेके काइंड ऑफ ऐसे बैलेंस करोगे तो देखो दैट रूलर विल आल्सो गेट बैलेंस एट एकदम उसका सेंटर। देखो ये केवल एक ही पॉइंट पर होगा बच्चों, और किसी पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा। अगर अगर मैं इसको ये ऐसे रखूं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप इट लाइक दैट, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट जहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं सारा का सारा मास उसका कॉन्सेंट्रेटेड है उस ऑब्जेक्ट का, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां पर हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास उस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास को जनरली हम ऐसे भी लिखते हैं, COM। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट where all of the mass of the object is supposed to be concentrated या assumed to be concentrated, correct। where all mass of the object is assumed to be concentrated is known as center of mass। समझ में आई डेफिनेशन? समझ में बच्चों को डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की? यस सर। हम्म।
इसको ऐसे कैसे रख दिया इसने? वाई दिस फोर्क इज इन स्टेबल कंडीशन बच्चों? एनीवन? आप भी घर में सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, घर में कर सकते हो ना? बताओ मुझे, फोर्क जो है वो स्टेबल कंडीशन में क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हम उसको सेंटर ऑफ मास उसका पकड़े हुए हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ मास को हम होल्ड करके रखे हुए, सेंटर मास प्रोबेबली उस लाइन पर कहीं पे, जहाँ पे टूथपिक है उसी लाइन पर कहीं तो रहेगा। वी आर काइंड ऑफ होल्डिंग दैट सेंटर ऑफ मास, इसलिए प्रोबेबली ये स्ट्रक्चर जो है ना ऐसा, इट्स इन अ स्टेबल कंडीशन। समझ में आया? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? ओके। तो एनीवेज, अब देखो बच्चों, आप आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप बॉल को फेंकते हो, ठीक है? आप बॉल को ऐसे थ्रो करते हो, मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में आपने फेंका बॉल को, ठीक है? तो बॉल कैसे जाती है? हाउ डज द बॉल गो? हाउ वी विल कम टू द सेंटर ऑफ मास, बताता हूँ कैसे पता करेंगे। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, और थ्रू इंट्यूशन आल्सो वी कैन कैलकुलेट इट। यस, बताओ बच्चों, बॉल को अगर आपने वाले से फेंका तो बॉल कैसे जाएगी? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से एनीवन, कोई बताएगा बॉल कैसे जाएगी? ये बॉल को छोड़ दो, आपने एक ऑब्वियसली बॉल को, चलो पहले बता देता हूँ बॉल कैसे जाएगी, फिर आता हूँ इस पर। देखो बॉल जो है ना बहुत घूम फिर के जाएगी, देखो ऐसे से जाएगी, फिर ऐसे जा सकती है, करेक्ट? तो द मोशन ऑफ द बॉल, समझ में आ रही है बात? बॉल का जो मोशन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ठीक है? इफ आई टेक अ बॉल तो इट कैन रोटेट लाइक दिस, इट कैन रोटेट लाइक दिस, वो कैसे भी रोटेट होके घूम के जा सकती है बॉल। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन फैक्ट, बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, कैसे घूम, वो कैसे भी घूम सकती है बॉल। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम्म। लेकिन देखो एक पॉइंट है उस बॉल का, जो कि उस पूरी चीज, पूरे रोटेशन को कैरी करके एक पैराबोलिक पाथ में लेके जा रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है? दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट ऐसा है जो कि पूरी की पूरी बॉल को ऐसा ऐसे, मतलब बॉल कैसे भी घूम के जा रही होगी, तो एक पॉइंट एक ऐसा है जो कि उस बॉल को कैरी करके पैराबोलिक पाथ में लेके जा रहा है, और वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हम्म। चलो मैं आपको एक आपको फोटो दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों? यहाँ पर देखो, इस ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पर, करेक्ट? यहाँ पर आप देखो, केवल सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसा ऐसा पॉइंट है जो कि इसको कैसे एक पैराबोलिक पाथ में लेके जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चों दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस दिखाई, सर। करेक्ट? ठीक है, तो आपको एकदम थोड़ा सा एक आइडिया आएगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो वो वाला पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास उस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यस सर। हम्म। ओके, सो नाउ ओके, अब मुझे जरा बताओ, अगर मेरे पास एक छोटी सी बॉल है और एक बड़ी सी बॉल है, आपको क्या लगता है कहाँ पे आप बैलेंस करोगे सो दैट ये जो इसका वेट है काइंड ऑफ बैलेंस हो जाए? सेंटर ऑफ मास इसमें कहाँ पर रहना चाहिए इसका? इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आपको लगता है रहना चाहिए? जल्दी से बताओ। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहना चाहिए? अब मिड पॉइंट पे हो सकता है क्या? बिग बॉल के पास? अच्छा, बिग बॉल के पास रहेगा? आर यू श्योर रुद्राक्ष? कि स्मॉल बॉल के पास रहेगा? बच्चों बताओ कहाँ पे आप इसको ऐसा, अगर मान लो ऐसा सिस्टम है, तो कहाँ पर आप ये अपने ये पॉइंटर लगाओगे सो दैट दिस इज बैलेंस, मतलब यू आर जस्ट मूविंग इट, यू नो?
ठीक है, कहां पर ये पॉइंटर रखोगे सो दैट दिस सिस्टम इज इन बैलेंस हो जाइए, कहां पे रखोगे? तो एक्चुअली कभी भी आप इस चीज को करके देख लेना, यू हैव टू कीप द, मतलब आपको जो ये पॉइंटर है ना, यू हैव टू कीप इट एट, यहाँ पे ज्यादा वेट होता है उस जगह पर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? बच्चों मैं आपको बोल रहा था जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे रहता है मोस्टली, इट विल ट्राई टू बी नियर हेवियर ऑब्जेक्ट हमेशा। ठीक है, मैं आपको आई जस्ट ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस प्रिंसिपल। अभी देखो, अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रूलर है, आई एम हैविंग अ रूलर विद मी, आई होप दिस इज विजिबल। यहाँ पे मैंने एक हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज एक ऐसा मड का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके पास रख दिया। ठीक है, तो अब देखो, अभी देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये जो रूलर है कहाँ पे बैलेंस हो रहा था, तो दिस इज ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर का रूलर है, तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास बैलेंस हो जाना चाहिए, 15-16 के आसपास। इट्स इजी टू बैलेंस दिस रूलर, देखो। ठीक है, इजी टू बैलेंस। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, देन वेयर द सेंटर ऑफ मास विल गो, वेयर द सेंटर ऑफ मास विल गो। मैं बैकग्राउंड अपना चेंज कर लेता हूँ फॉर सम टाइम, एनीवेज चलो। तो बच्चों आप भी सब थोड़ा एक्सपेरिमेंट घर में करो तो आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, नहीं तो फिर लगेगा कि क्या चल रहा है क्लास में, ना। तो देखो यहाँ, अभी देखो पहले कहाँ पर था मेरा, पहले जो मेरा हाथ था वो एकदम 15 के आसपास था, अभी हम कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गए, मैं शिफ्टेड ऑलमोस्ट, अभी मेरा हाथ जो ऑलमोस्ट 10 और 11 के बीच में, तो 15 से 11 मतलब 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट हमने किया है यहाँ पर। देख रहे हैं बच्चों, आपको यू आर सीइंग दिस, इस बैलेंस कंडीशन में ही है, लेकिन ओनली थिंग इज अभी जो बैलेंस वाला पॉइंट पहले यहाँ पर था, अभी नो यहाँ से शिफ्ट होके वो पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कहाँ पे रहता है, वो हमेशा हेवियर ऑब्जेक्ट के पास रहता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात बच्चों? नाउ लेट अस ट्राई टू सी अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। तो भी आपको ये तो समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास जो वो कहाँ पे रहता है, इट विल ट्राई टू बी ऑलवेज नियर अ हेवियर ऑब्जेक्ट, हेवियर ऑब्जेक्ट के पास रहेगा वो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो अब एक फॉर्मूला देखते हैं और उसके ऊपर फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल वाले, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे। तो सेंटर ऑफ, ये जो फॉर्मूला बेसिकली हमें जो सेंटर ऑफ मास, ये जो हमें चैप्टर पढ़ना है, ये दो उसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। एक तो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स का, आई टेल यू व्हाट इट मींस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, एंड एक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड और कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स में व्हाट इज द डिफरेंस? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, सबका मासेस अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फिर एक ये बॉल है, करेक्ट, एक ये बॉल है, उसको कनेक्ट कर दिया, फिर एक ये बॉल है, तो इट्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सब मासेस इधर उधर है ना, इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे इधर पे, तो इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? तो इस तरह के सिस्टम्स को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैंने तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, आप चाहो तो इसको कनेक्ट ना भी करो,
कैन नॉट, अब जरूरी नहीं इसको कनेक्ट ही होने चाहिए सारे ऑब्जेक्ट्स, दे मे बी फ्लोटिंग जस्ट इन एयर। ठीक है, अभी अपना सोलर सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड बाय एनीथिंग, करेक्ट? अर्थ, सन, एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, नथिंग इज कनेक्टिंग देम, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट इज नॉट कनेक्टिंग देम। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मरकुरी, फिर वीनस, ठीक है, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, करेक्ट? तो ये सब एस्ट्रॉइड बेल्ट, फिर अब पीछे में आता है फिर प्लूटो में कुपर बेल्ट एंड ऑल दैट। तो अब देखो जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है वो सब साथ में घूम रहा है ना, घूम रहा है साथ में कि नहीं घूम रहा है? इनफैक्ट इतनी बड़ी एस्टेरॉइड बेल्ट है, वो भी सन के चक्कर काट रही है, गोल 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 ऐसे ऐसे, है ना? ठीक है, मतलब वो किसी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। वो किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इस तरह का अगर हमने सिस्टम ले लिया जहां पे सारे मासेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स। इसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, या फिर हम एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये सर्कुलर प्लेट है, इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा आपको फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ये ट्रायंगुलर प्लेट है। ऐसे ऐसे वी कैन हैव सम, यू नो, सम ऑब्जेक्ट्स, और उनका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कंटिन्यूस और डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड का देखेंगे, उसके बाद फिर हम कंटिन्यूस का देखेंगे, ठीक है? पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे, उसके बाद हम फिर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का भी देखेंगे। इसमें दिस ईयर स्पेशली वी विल नॉट बी गोइंग सो मच ऑफ कैलकुलस क्वेश्चंस, हम सिंपल सिंपल वाले केसेस देखेंगे इसमें कंटिन्यूअस के। तो कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोबेबली हम लोग नहीं देखेंगे अभी, नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या, बिकॉज वो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। ठीक है, चलो तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड का देखते हैं। तो अब सपोज मेरे पास ये एक्स वाई जेड सिस्टम है, ठीक है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। चलो पहले एक्स वाई में देख लेते हैं, जेड भी आप समझ जाओगे। अब समझो एक मास तो मेरा यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा मास मेरा यहाँ पर है, तीसरा मास मेरा यहाँ पर है। हमें इन तीनों का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों? इन तीनों का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके, ठीक। तो बेसिकली हम ये हम क्या बना रहे हैं? दीज आर नथिंग बट, ये सब मेरे पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स मालूम है ना आपको, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर आर। This can be divided into x, this is y, so this point is x comma y। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है? तो अब सपोज मेरे पास ये एक पोजीशन वेक्टर है r1, ये पोजीशन वेक्टर है r2, और ये पोजीशन वेक्टर है r3। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। आप इसको mn तक भी ले सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों?
Anyone having any difficulty in understanding? सब बच्चों को समझ में आई बात? Say yes, no, something बच्चों. अब देखो R को आप क्या लिख सकते हो? R को आप ये भी लिख सकते हो ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. एक्स को आप लिख सकते हो, R को आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो यहाँ पर हम इसको कैन राइट इट लाइक दिस, m1 x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप. ठीक है, प्लस m2. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और am I just doing it and you're not understanding anything? m2 इस तरह का देखो, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा. डिवीजन, जो लाइन में जो डिवीजन फॉर्मूला होता है ना, सपोज एक की लाइन है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला पॉइंट कितना का. अगर तुम्हें रेशियो मालूम है m1:m2 मालूम है, तो तुम्हें याद है ये वाला पॉइंट क्या होता था, x, y, x1 y1 x2 y2. देखो उसी से सिमिलर है ऑलमोस्ट. अगर ये रेशियो m1 m2 है, इस लाइन का रेशियो m1 m2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता था? बताओ जरा क्या हो जाता था? यही होता था ना m1, क्या हो जाता था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. यही था ना कि मैंने उल्टा लिख दिया है? यही था कि नहीं था बच्चों? से यस नो समथिंग. ये तो पता होगा आपको. सर m1 x2 प्लस m2 हाँ, मुझे x1. भी वही लग रहा था, m1 x2 ना, m1 इंटू x होता है. यस, बट ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला. देखो ऐसे था ना. और इसी तरह y के भी आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते थे. करेक्ट. तो ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये. चलो, तो m2 r2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस m3 x3 i plus y3j and so on divided by m1 m2 m3 so on till mn. ठीक है, या mn नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा. अब देखो, अभी आप क्या करो, यहाँ पर इसको आप just segregate the terms of x and segregate the terms of y. Segregate terms of x and y like this. Okay, so yes, so on, let's take it like that. I cap plus m1 y1 plus m2 y2 plus so on mn yn so on upon, इसको मैं समेशन ऑफ n लिख देता हूँ, इसको मैं समेशन ऑफ दिस इज j कैप. समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, यस सर. सिंपल सा ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है. और अब चाहो तो इसको लिख दो, दिस इज नथिंग बट एक्स कॉम मतलब क्या हो गया, x coordinate of center of mass and this is y coordinate of center of mass. मतलब जो तुम्हारा इस ओवरऑल इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो मान लो कहीं तो यहाँ पर है. कहाँ पर है? मान लेते हैं जो ओवरऑल इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं तो यहाँ पर है. कहाँ पर? यहाँ पर. दिस इज दैट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ओवरऑल जो आ रहा है सेंटर ऑफ मास वो कहीं तो यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा. ठीक है, तो समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट बेसिकली, दिस पॉइंट विल बी एक्स कॉम एंड वाई कॉम. ठीक है, दिस पॉइंट. तो इसको हम क्या बोल देंगे, आर कॉम. दिस इज नथिंग बट आर कॉम. ठीक है,
तो होप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी बात। तो अगर ये मेरा आर कॉम है, इसका ये एक्स कॉम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक फॉर सेंटर ऑफ मास। सब बच्चों को समझ में आई बात। सेंटर ऑफ मास रिजल्टेंट नहीं है इन वेक्टर्स का, r1 प्लस r2। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होता है तो ये होता है ना, r was r1 प्लस, ये रिजल्टेंट होता है। सेंटर ऑफ मास में हम क्या कर रहे हैं? मास को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो m1 r1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लाइक दैट, m2 r2 m3 r3 लाइक दैट। ठीक है, समझ में आई बात? जल्दी सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। किसी बच्चे का नहीं आया? देखो कैसे करेंगे। तो तीन पार्टिकल का मास इतना दिया हुआ है, प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी h 1 मीटर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो अब इसमें जरूरी जरूरी नहीं है जो बुक का आंसर है वैसे ही मेरा आंसर है। मैं मासेस का अरेंजमेंट अगर चेंज कर दूंगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट नहीं चेंज होगा सेंटर ऑफ मास का। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर मान लो पॉइंट ही है लेकिन आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ऐसा है तुम्हारा, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, तो क्या ये पॉइंट में चेंज है? पॉइंट तो वहीं पर है, लेकिन इसका भी, इसके लिए कुछ दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस वाले एक्सिस के लिए इसके दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इट इज हैपनिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अभी मान लो हमने 1 kg वाले मास को यहाँ पे यहाँ पे टांग दिया। टू केजी वाले मास को यहाँ पे टांग दिया। ठीक है, और 3 kg वाले मास को ये मान लेते हैं, ये हो गया B। ठीक है, और where is C? B is 2 kg, A is 1 kg। B की पोजीशन क्या है? ओके, सब 1 1 मीटर के हैं, 1 और C की पोजीशन क्या होगी? C की पोजीशन होगी, ठीक है। ओके ना बच्चों? तो अब देखो यहाँ पे तो हमें ऐसे टेबल बनानी है, मास x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीन ही बना लो बस, बहुत है। मास कितना है? मास है 22। ठीक है, 2 kg, 1 kg is the mass, then 2 kg is the mass, and then 3 kg is the mass. What is the x coordinate of center of mass for 1 kg? 0, y is also 0। 2 kg का सेंटर ऑफ मास कितना है? और 3 kg कितना है? कितना हो जाएगा 3 kg का? ठीक है, तो 3 kg वाला कहाँ? 3 kg वाला का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बताएगा? चलो अभी 3 kg वाले का कोऑर्डिनेट लिखो यहाँ पर, और अभी तो सॉल्व कर सकते हो ना यूजिंग दैट फॉर्मूला, एक्स कॉम x1 m1 प्लस m x2 लाइक दैट। करेक्ट, अभी तो फॉर्मूला वो आपको मालूम ही है, जल्दी से बताओ।
यस, आया किसी का? वेटिंग फॉर रिप्लाईज बच्चों। तो दिस इज 1 मीटर, दिस इज √3/2। कितना आता है, कितना आएगा बच्चों? दिस इज √2, ये 2/2 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चों कितना होता है ये? सर 30 के अपोजिट वाला हाफ होता है। हाफ होता है ना, हाँ। तो 1/, मतलब 1/4 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? √2/4, √2/2। 1/4 तो 1/16 प्लस 3/4, तो 4, 12, 13 बाई 1/16, एनीवेज, ये जो भी है तुम्हारा, ये आपको ये तो पता चले, इसका ये निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें। ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा √3/2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1/4। आगे कि नहीं आ गया? अब अपने आप से कर लोगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है इसका, क्या हो रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना, इस 3 kg वाले मास का √3/2, और वाई कोऑर्डिनेट इज, सर वो हाफ होगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, यस यस, 30 के सामने हाफ होता है ना। 30 के सामने एक्चुअली देखो, अगर हम 30, 60, 90 के सबसे लोएस्ट रेशियोज में देखें, तो ये 1/2 होता है, ये √3, नहीं 1√3, और ये 2 होता है, ठीक है। लेकिन हमें हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस लेंथ इज हाफ, तो हमें इसको 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस विल बी 1/2, और ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, ठीक है। बस अब फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है इसका? यस बच्चों, क्या है इसका फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। M1x1 समेशन, ठीक है। एक्स कॉम निकाल लोगे, इस तरह वाई कॉम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है, अभी तो बताओ जल्दी से, वैल्यू क्या आ रही है? अभी पूरा तो मैंने कर दिया आपके लिए, अभी जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। बस अभी 1 × 0, 2 × कितना बच्चों, नो वन इज सॉल्विंग इट सीम्स, 3 3 6 हो गए ना, तो सॉल्व भी नहीं कर रहे हो बच्चों आप लोग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई। कितना हो गया? 7/12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? अगेन 1 × 0, ये कितना है? ये है, ये भी 0 ही है ना, ठीक है। तो 1 × 0, 2 × 0, प्लस 3 × √3/2 अपॉन 6, कितना हो गया? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये आएंगे, और ये आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात बच्चों को कि नहीं? लिख लीजिए ये तो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। अभी ये क्वेश्चन अपने आप से करना, ऑफ सम कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स।
अभी जो हमने अभी इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो किसका था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का था। अभी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स, इनका हम सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? यस एनीवन, कहाँ लगता है आपको होगा बच्चों, कहाँ पर होगा सर्कल का सेंटर ऑफ मास? सेंटर। यस सेंटर पे होगा। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर लिया तो इसका सेंटर मास होगा, ओके, तो यहाँ पर होगा। यस, सिमिलरली ट्राइंगल, रेक्टेंगल लिया, तो हमें जनरली रेक्टेंगल तक क्या आएगा आपको, इससे बियॉन्ड तो कुछ नहीं पूछेगा वो, यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल का मालूम है कहाँ पर होता है? ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है मालूम है? तो अगर आपको किसी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करो, उसको ना एक बार यहाँ पे पिन लगा दो, ठीक है, और पिन से एक एक स्टोन लो, उसको टाई कर दो, तो स्टोन को टाई करो तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। इस तरह जब यहाँ पे पिन लगाओगे, इसको इस पॉइंट को भी यहाँ पर लेके आ दो, ठीक है, फिर अगेन इस पॉइंट पे एक स्टोन लगा दो, तो स्टोन लगा दोगे तो दैट थ्रेड विल बी समथिंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दो सो दैट स्टोन लाइज। मतलब तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी ए बी सी, अभी पहले ए है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या करो फिर, यू कैन जस्ट पुट बी हियर, ठीक है, ए हियर एंड सी हियर लेट्स से, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको ऐसे उल्टा घुमा दिया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, पूरा ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो अब देखो भी यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे एक स्टोन टाई करो सो दैट दिस लुक्स लाइक, तो बी का ऑलरेडी हम लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। इस तरह सी में भी ये स्टेप, ये स्टेप रिपीट करो, तो आप देखोगे आपके पास एक सेंटर ऑफ मास इस ट्राइंगल का बन रहा है, वो कहाँ पर है, इस सर पॉइंट। इन सेंटर पे बनेगा। हाँ इन सेंटर, h/3 ऑफ द एल्टीट्यूड में, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यस सर। चलिए आगे बढ़े, आगे यस बढ़े, सर। चलो। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मान लो मैंने एक चलो बताओ, एक मैंने सर्कल लिया और एक मैंने स्क्वायर लिया, ठीक है, सच दैट ये 2r है, और इसका इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r, इसका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास जो है इट विल बी राइट ऑफ रेड स्पॉट, लेफ्ट ऑफ रेड स्पॉट, कहाँ पर होगा बच्चों, कौन बताएगा? ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? राइट ऑफ रेड स्पॉट या फिर लेफ्ट ऑफ रेड स्पॉट, कहां पर दिखाई, कहां पर जाएगा सेंटर ऑफ मास, जल्दी से बताओ। राइट। देखो मास किसका ज्यादा होगा, मास जो है वो स्क्वायर का ज्यादा होगा, स्क्वायर प्लेन का मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, स्लाइटली यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हम यहाँ पर देखो क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जो सेंटर ऑफ मास मेरा
इस सर्कल का सेंटर मास यहाँ कहीं पे है, इस स्क्वायर का सेंटर मास यहाँ कहीं पर, क्योंकि ज्यादा हैवियर मास है तो इज शिफ्टिंग स्लाइटली टुवर्ड्स दिस। ठीक है, तो अगर आपको इसको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, इसको अगेन यू नो इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो। ठीक है, और अच्छा देखो इसका 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 मास हम कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर अज्यूम करो लीनियर डेंसिटी। ध्यान से देखना मेरे स्टेप्स बच्चों। अज्यूम करो, चलो इसका निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, इसका इस केस का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा सॉरी सर्कल है, स्क्वायर है। अभी आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास स्लाइटली यहाँ पे कहीं, स्लाइटली यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, एरियल डेंसिटी। एरियल डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज एरियल डेंसिटी? एरियल डेंसिटी इज एरिया अपॉन सॉरी मास अपॉन एरिया। ये जो होता है कांस्टेंट होता है, जैसे कि वॉल्यूम डेंसिटी ना, वॉल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह भी हम एरियल डेंसिटी मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे पास एक थ्रेड है, ठीक है, मान लो गोल्ड का थ्रेड है, वॉट एवर थ्रेड इट इज, तो वो जो थ्रेड मेरे पास है, ठीक है, समझ में आ रही है, वो जो थ्रेड मेरे पास है, वो थ्रेड मेरे पास, ठीक है, वो थ्रेड थ्रेड में कुछ मास होगा ना। तो अगर मान लो मुझे मालूम है कि उसमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मास है उसका, तो 15 सेंटीमीटर के लिए उसका मास कितना होगा, 15 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू 15। समझ में आई बात, सब बच्चों को समझ में आई? ओके, तो अब देखो इसका हम मास कैसे निकालेंगे। तो अभी हमें क्या मालूम है, इसका एरिया अगर हमें मालूम है, तो अगर हमें एरियल डेंसिटी मालूम है विच इज सिग्मा, और इसमें हम एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा यहाँ पे ना। तो इसका देखो एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, और इनफैक्ट सिग्मा का मल्टीप्लाई कर दो तो ये m1 हो गया। ठीक है, ये 2a या 2r। ठीक, तो ये कितना, 4r² इंटू सिग्मा, ये इसका m2 मास होगा। ठीक, तो अब देखो m1, अब ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि भाई m1 जो है ये कहाँ पे रखा है, 0,0 पे रखा है, और ये वाला जो मास है m2 ये कहाँ पे रखा है, ये मान लो 0, ऑब्वियसली ये 0, सॉरी 2r,0 पे हो जाएगा। अज्यूम ये हमारा एक्स एक्सिस पे सेंटर्स है उसके एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मास कितना हो गया, m1 हो गया पाई r² सिग्मा, m2 कितना हो गया 4r² सिग्मा। ठीक है, इनके पोजीशंस क्या क्या है, 0,0, इसकी पोजीशन है फाइंड करना है। चलो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो x1 is 0 plus this 4r² sigma upon yes, कितना हो जाएगा ये m1 इंटू ना, m1 is how much,
या क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ऊपर ऊपर नीचे नीचे सब जगह सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनटू एक्स 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 कितना हो जाएगा, ये 0,0 है तो ये 2r हो जाएगा बस। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, तो वेट टर्म तो वैसे भी 0 ही हो गया, यूनिट टर्म तो फिर क्या बचा 4r⁴ 2 कितना 4r², अच्छा सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, 4r², तो यहाँ पे देखो r², दिस इज आवर एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको निकाल के देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी समवेयर नियर दिस पॉइंट, मतलब बाउंड्री पे तो नहीं रहेगा बट स्लाइटली इधर पर आ जाएगा। समझ में आई बात, लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के आपको आएंगे, मास वास कैसे निकालना है जल्दी से लिख लो ये सब। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क है, इसका रेडियस कितना दिख रहा है 2r, ठीक है, ये एक बड़ी डिस्क है, इसका रेडियस 2r, और एक छोटी डिस्क है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब केवल आर है, या इसका बोले इस छोटे वाली डिस्क का डायमीटर, अगर इसका छोटे वाली डिस्क का रेडियस आर हो गया तो डायमीटर 2r हो गया। इसको जब हमने इससे निकाल लिया, देन व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेसिडुअल डिस्क। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, और जल्दी से मुझे बताओ। तो बच्चों आपको एक आई थिंक तरीका थोड़ा समझ में आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास निकालने का, थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा और हमने फिर ऊपर वाले इसमें भी देखा। हमें पहले क्या करना है, जिस भी चीज का हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, हमें कहीं पर किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन को डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, हमें पहले तो कहीं पर ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड ओरिजिन। जैसे अभी समझो इस वाले केस में आप कहाँ पे ओरिजिन डिसाइड कर सकते हो, बताओ बताओ, इसको फिर से बना देता हूँ, जल्दी से बताओ कहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन आप अज्यूम कर सकते हो। आई वांट यू टू स्पीक, कोई बोल नहीं रहा है, कहाँ पर ओरिजिन डिसाइड करोगे, यस कहाँ पे ओरिजिन डिसाइड करोगे जल्दी बताओ। यस बच्चों जल्दी बताओ कहाँ ओरिजिन डिसाइड करोगे, तो ये मेरी रेसिडुअल डिस्क बच गई ना। बच्चों जल्दी बताओ, जरा टाइम नहीं मेरे पास, कहाँ पे करोगे बताओ, यस कौन बताएगा, अस्मित बताओ कहाँ पे करोगे, अस्मित कहाँ पे करोगे जल्दी बताओ। ये मेरी रेसिडुअल डिस्क होगी, ठीक है। तो ये मेरी रेसिडुअल डिस्क हो गई, इसमें देखो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और इस वाली डिस्क का रेडियस r है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, इसका ओरिजिन आप यहाँ पे मान लो, चलो ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो इस वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ,
तो यहाँ पर बच्चों एक काम करो आप, इसका ऑब्वियसली इसका आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास कहीं तो यहाँ पर हो ऑब्वियसली, बाय इंट्यूशन वी कैन से स्लाइटली इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन ना, करेक्ट, क्योंकि हमने ये मास है थोड़ा सा निकाल दिया यहाँ से, तो सेंटर ऑफ मास इसका ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो देखो मास रिमूव्ड कितना है, मास रिमूव्ड कितना होगा, चलिए ये बता सकते हो मास रिमूव्ड कितना हो, एटलीस्ट ये बता दो मुझे आप। तो चलो ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि लेट मी पुट इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, मास ऑफ बिग डिस्क, मास ऑफ बिग डिस्क, ये कौन सा मास है बिफोर रिमूविंग द, करेक्ट, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, मतलब मास ऑफ, ठीक है बिग डिस्क लिख देते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मतलब इसका पूरे का मास, ठीक है, कितना अगर m है तो मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड कितना होगा, यस बताओ जल्दी से, अगर मास ऑफ बिग डिस्क जो है वो कैपिटल M है, तो मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड जो है वो कितना होगा, जल्दी से बताओ। यस, तो मास ऑफ बिग डिस्क कितना है, कैपिटल M है, तो मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड कितना हो जाएगा, मास ऑफ डिस्क रिमूव मतलब ये जो हमने डिस्क यहाँ से रिमूव करी है इसका मास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, अगेन सिग्मा, सिग्मा क्या हो गया, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा दिस इसका रेडियस 2r है ना, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मास ऑफ बिग डिस्क कितना हो गया, डेंसिटी इतना हो गया, ठीक है, और मास ऑफ, तो ये जो डिस्क हमने रिमूव करी इसका एरिया देखो कितना है, एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो हमें अब इसका डेंसिटी पता है, m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस गोस कितना कितना हो गई, m/4, तो m/4 हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, समझ में आ गई बात बच्चों, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, इसको हमने बोल दिया दिस इज 0,0, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, और मास ऑफ कंपोजिट डिस्क कितना हो जाएगा फिर, मास ऑफ कंपोजिट डिस्क, कंपोजिट तो आपको समझता होगा, जो डिस्क बच गई उसका मास कितना होगा, m-m/4, कितना हुआ 3m/4, ठीक है, तो इस बड़ी वाली कंपोजिट डिस्क का मास जो है वो 3m/4 है, और इस वाली जो डिस्क है इसका मास है m/4, ठीक है, चलो अब टेबल बनाते हैं देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मास, यहाँ पे हम केवल x कोऑर्डिनेट लिखेंगे बिकॉज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, मैं इसका रीजन आपको इसके बाद बताऊंगा क्यों नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो मास और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसका x को हम निकालेंगे, ये चलो y भी लिख लेते हैं, y तो देखो हमेशा 0 0 0 ही आ रहा है ना, चलो लिख लेते हैं y भी, तो अगर मैं ये पूरा कंप्लीट डिस्क लेता हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ, फॉर कंप्लीट डिस्क mass is what, mass is m, ठीक है, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0, है कि नहीं है, कंप्लीट डिस्क का मास कितना है m, और इसका x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, ठीक है, रिमूव्ड डिस्क, इसका मास कितना है m/4 है,
और इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कि नहीं पता है? देखो रिमूव्ड डिस्क जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं, तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2r है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा? इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा r, 0। देखो y तो 0 0 आ रहा है, तो y में तो कुछ चेंज नहीं आने वाला है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और यहाँ पर अगर हम देखें कंपोजिट डिस्क, ठीक है, कंपोजिट डिस्क को अगर हम देखें तो कंपोजिट डिस्क जो है इसका मास है 3m/4। अब बट हमें इसका ये मालूम नहीं है कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा। y तो वी कैन प्रेडिक्ट, y तो 0 ही होगा इसका। ठीक है बच्चों, देखो इतनी बात समझ में आई क्या? पहले तो मुझे बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी ये वाली डिस्क और ये कंपोजिट डिस्क, ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिमूव्ड डिस्क और कंपोजिट डिस्क ही तो मेरी ये कंप्लीट डिस्क बना रही थी। रिमूव्ड डिस्क और कंपोजिट डिस्क ही तो मेरी कंप्लीट डिस्क बना रही थी ना। रिमूव डिस्क प्लस कंपोजिट डिस्क ये ऐसा दे देगा कि नहीं दे देगा हमें? बच्चों बताओ मुझे, रिमूव्ड डिस्क और कंपोजिट डिस्क ही तो हमें कंप्लीट डिस्क देगा। करेक्ट। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इसका जो मतलब जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, क्या हम यहाँ पर कैन बी से दिस? अब देखो अभी आप बताना भी आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट डिस्क इज एक्चुअली इक्वल टू सेंटर ऑफ मास फॉर कंप्लीट डिस्क? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क plus center of mass of composite disc equal to center of mass of complete disc। क्या हम ये बोल सकते हैं? बताओ बच्चों, क्या हम ये बोल सकते हैं? Yes, sir. तो यहाँ पर देखो रिमूव डिस्क कितना हो गया? m/, ओके, सो रिमूव डिस्क दिस इज व्हाट सेंटर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि x, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फिर मैं इसको यहाँ पे नीचे भी लिख दूंगा। तो देखो आई राइट इट अगेन, पहले आप समझ लो। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? m this into this plus this into this equals to this in this, मतलब m/4 into r plus 3m/4 into x अपॉन टोटल मास कितना हो गया? m/4 plus 3m/4, दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये एक्सप्रेशन बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? Anyone who didn't understood this, please let me know। किस बच्चे को समझ में नहीं आया जो मैंने रेड से लिखा है? m/4 into r, 3m/4 into x, this should be equal to actually center of mass of this coordinate। किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? सबको समझा? चलो, तो मैंने क्या लिखा था? m/4 into r, स्मॉल डिस्क का दिस थिंग सेंटर ऑफ मास, दिस थिंग, और इसका सेंटर ऑफ मास कंपोजिट डिस्क का, ठीक है, प्लस 3m/4 into x upon m/4 plus 3m/4, which will be obviously be m, this gives me 0। ठीक है,
this will give me what? m by 4 into r 3 by 4 m into x, this is equal to 0. तो x यहाँ पे कितना हो गया? x हो गया, देखो यहाँ पर जब पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी -r/3। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? -r/3। ठीक है, तो मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास इसका? इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो स्टार्टिंग में तो देखो यहाँ पर था, अब वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे? कहाँ शिफ्ट हो गया है? -r/3, 0 पे शिफ्ट हो गया। समझ में आ रही है बात कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को? समझ में आ रही है बात कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को? देखो चलो जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से बताओ। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कभी चेंज नहीं होता है ना, है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो, अगर मैं ऐसे, अगर मान लो सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, या चलो एक थोड़ा सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चलो एक सर्कल है सपोज मान लो, ठीक है? तो सर्किल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ही कहीं रहेगा, करेक्ट? तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो अगर आपने इसको जब तक ये सिमेट्रिकल रहेगा, यहाँ से मान लो यहाँ से इक्वल अमाउंट का आपने सर्किल और निकाल दिया, करेक्ट? तो स्लाइटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नहीं शिफ्ट होगा, करेक्ट? ऊपर नहीं शिफ्ट होगा, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पे इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इस वाले पॉइंट पे और इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है? तो इट विल नेवर एवर शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली अपने पॉइंट्स को कंसीडर करना है। तो अब देखो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हो? इस वाले केस में जो डॉट्स हैं दे आर नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स ना, तो इसको हम सिमेट्रिकल बना सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। इज इट आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है किसी पॉइंट के अबाउट ये ई? बच्चों किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है ये ई? देखो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये ई? जल्दी से बताइए, इस पॉइंट के अबाउट ये ई सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ना? तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पर कहीं तो लाई करेगा, करेक्ट? इस लाइन पे कहीं मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बस। अब सिंपल है। अब चाहिए तो आप इसको ओरिजिन पकड़ लो, कोई भी पॉइंट को ओरिजिन पकड़ लो, इसको ओरिजिन, मेरे ख्याल से तो इसको ओरिजिन पकड़ लो, ज्यादा बेटर है। और इसका डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पे ये इनके ऑल दीज मासेस लाइक दैट, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो आप इसको ओरिजिन पकड़ लोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। और फिर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप सब अपने मासेस को डिसाइड कर लो, ठीक है? तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट देखो आएगा, एंड एक्चुअली अगर आप वाई कोऑर्डिनेट भी रखना वहां पे, आप देखोगे वाई कोऑर्डिनेट की वजह से
वाई कोऑर्डिनेट जीरो ही आ जाएगा यहाँ पे। उस जब आप रखोगे वाई कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो आ जाएगा। रख के देख लेना इसको, ठीक है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करो और बताओ। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पहले फाइंड आउट करो, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक यू विल बी एबल टू फाइंड सम लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसके उस लाइन पे ही आपको सेंटर ऑफ मास को बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पे मास लिख लेते हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले तो m1 से आते हैं, m1 का बताओ x कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना होगा x कोऑर्डिनेट m1 का। इसलिए 5 को ही लिया तो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अभी हमने इसको 0 ले लिया तो इससे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। बताओ बताओ बच्चों, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। देखो ये डिस्टेंस तो 1 मीटर हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। m1 हो गया। इसी तरह m2 मेरा कितना हो गया, m2 आई एम सॉरी दिस इज -1, यहाँ पे -1 होगा ना, दिस विल -1, ठीक है। इस तरह m2 देखो, m2 मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करो तो y कोऑर्डिनेट विल बी, दिस विल बी 5 है, या तो हाँ बराबर है, 1 2 3 4 5, तो ये सब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस पर है। ये भी 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, लाइक दैट। इसी तरह m3 जो होगा वो कितना होगा, m3 +1 हो जाएगा ना। सब मासेस सेम है, मासेस सबके m ही है, ठीक है, मासेस आर m ओनली, ठीक। इस तरह m4 देखो कि m4 का पोजीशन, अच्छा y का भी लिख लेते हैं, y इज m1 पे, m1 पे y की वैल्यू हो जाएगी +2, m2 पे भी +2 हो जाएगी, m3 पे भी +2 हो जाएगी, m4 पे ये हो गया x इज अगेन, m4 पे x कितना हुआ, m4 पे अगेन x -1 हो गया, y कितना हुआ, y +1 हो गया, ठीक है। इस तरह m5 पर आ जाओ, m5 पे दोनों भी 0,0 हो गए, नहीं 5 पे दिस इज -1, एंड देखो m5 पे इसका पोजीशन क्या होगा, ये देखो यहाँ दिस अवर 0 ना, 0 के इस साइड पे -1 होगा, इस साइड पे +1 होगा ना, तो यहाँ पर जब हम ऐसे गए तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1 होगा, ठीक है। तो m5 वी हैव रिटन m5 दिस, ये तो 0 हो जाएगा। इस तरह m6 देखो 0,0 हो जाएगा। और किसी को कुछ आया, अच्छा y की वैल्यू 1/10 आती है, देखते हैं। ओके, तो ये -1 दिस, बट सिमेट्रिकल है तो मुझे लगता है इस लाइन पर ही होगा। y का वैल्यू 0 0 ही होना चाहिए y का, ठीक है। m6 ये हो गया। फिर इस तरह m7 देखो कितना है, m7 कितना है अगेन, m7 -1 है, और y कितना है -1। फिर 8 9 10, 8 9 10 में क्या क्या होगा देखो, m8 m9 m10। पहले x कोऑर्डिनेट बताओ, m8 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, m9 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, m10 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा +1, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। और m8 जो है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 -2 -2। यहाँ पे देखो सारे यहाँ पे 3 -2 है, एक -1 है, +1 एंड +2 +2 +2। तो जब आप y कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे
तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली में 0 आ जाएगा, करके देख लेना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जब वाई कोऑर्डिनेट तुम निकालने जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलो अब जरा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स कॉम पहले निकालते हैं। एक्स कॉम क्या हो गया? m1, तो ये मासेस तो सबके सेम ही है ना, तो ये हो जाएगा m इंटू -1 प्लस m इंटू 0 प्लस, तो हम यहाँ पे लिख लेते, देखते हैं। तो पहले यहाँ पर जस्ट काउंट करो, m इंटू -1 ये कितने आए? m इंटू -1 कितने हैं? ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 5 ना, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं -5m। ठीक है, इसी तरह +1 देखो कितने हैं? +1 जो है वो इतने हैं, 1, 2, 2 ही है ना, +2 है। 0 वाले तो 0 ही हो जाएंगे, तो 0 वालों को लिखने का कोई फायदा नहीं है। और टोटल कितने मास है? 10 मासेस है, डिवाइडेड बाई 10 है। कितना आ गया ये? एक्स कॉम आ गया यहाँ पर -3m अपॉन 3/10, which is equal to -0.3। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ में आ रही है बात? देखो बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, देख लो। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, -3, -0.3, तो -0.3, तो -0.3 मतलब कहीं तो इसके इस साइड ऑफ 0 पे शिफ्ट हो जाएगा कहीं पर, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा हैवियर मास है। ओके, -0.3। चलो अब y कोऑर्डिनेट जरा निकाल के देखो, y कॉम निकाल के देखो जरा, कितने हमारे +2 है y में। +2 पहले देखते हैं। देखो y में तो बहुत ही सिंपल है, देखो 3 +2 है और 3 -2 है, तो ठीक है, चलो पहले +2 लिखते हैं, करेक्ट। तो +3 इंटू 2m, ठीक है। फिर माइनस कितने हैं? माइनस कितने हैं बच्चों? दिस इज -2/3, -3 इंटू 2m, ठीक है। फिर 1 के कितने? एक 1 का, एक 1 का और एक -1 का, दिख रहा है आपको? करेक्ट, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? +m इंटू 1 प्लस m इंटू -1/10m, ठीक। ये y कॉम की जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो x कॉम की वैल्यू है -0.3 और y कॉम की वैल्यू है 0, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं बच्चों? समझ में आई बात? से समथिंग, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। Yes, sir. तो एक बच्चे को ही समझ में आई, बाकी बच्चे आधे तो छोड़ के चले गए। कभी कभी जब हम होल या कुछ ड्रिल कर देते तो वहां पर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो माइनस मास है, करेक्ट, बिकॉज दिस मास इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। तो इंस्टेड ऑफ, देखो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट मेथड इज जैसे फॉर इंस्टेंस समझो अभी
तो ये टोटल मास कितना आया था अपना, ये 3m/4 आया था ना, और ये m/4 है, तो इसको -m/4 कर लो, ठीक है, 3m/4 एंड m/4, करेक्ट, सो माइनस दिस थिंग। तो अभी हमें इसका ही फाइंड करना है, 3m/4 वाले का, करेक्ट, हमें किसका फाइंड करना है, 3m, तो आप इसमें यहाँ पे इसको -m/4 भी मान के चल सकते हो, ऐसा अज्यूम कर लो, यहाँ पे तुमने -m/4 का मास अगर रख दिया है, तो अगर कहीं पे हॉलो चीज दिख जाए तो वहां पर आप उसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम मास यू कैन जस्ट अज्यूम दैट मास इज -m/4, ऐसा भी आप करके रख सकते हो। सॉल्व कर दूं कि मेथड वही रहेगा यहाँ पर, ओनली थिंग इज आप इस मास को -m/4 ले लो, यहाँ पे मास जो है -m/4 ले लो, फिर इक्वेशन तो आपकी वही बनने वाली है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, इसका, और ये बड़ी वाली डिस्क, इसका इसका मास, ठीक है। तो जैसे m/0, बड़ी वाली डिस्क m इंटू इसका सेंटर मास 0 था, -m/4 इंटू r अपॉन m इक्वल्स टू +3, या इसको इसको देखो, इसको पैसे ले लो, एक सेकंड, इसको पैसे कर लो। तो यू कैन अज्यूम दिस इज लाइक नेगेटिव मास मेथड, ऐसा आप समझ सकते हो यहाँ पे, नेगेटिव मास मेथड। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो मास है ना अपना, ये तो हमने इसको हमने ऐसा, ये तो अपना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो भाई ये कितना था, ये वाला मास कितना था बच्चों अपने पास, तो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या, यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, मास ऑफ बिग डिस्क, मास ऑफ बिग डिस्क कितना है, +m, मास ऑफ कंपोजिट डिस्क 3m/4, और स्मॉल डिस्क कितना है, स्मॉल डिस्क को आप -m/4 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो कंपोजिट और स्मॉल ही बनाएंगी बिग डिस्क को ना, कंपोजिट और या बिग डिस्क से हमने कंपोजिट डिस्क कैसे स्मॉल डिस्क को निकाल लिया है, तो कंपोजिट डिस्क बन गई। तो देखो इसको, बिग डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना है, m/0, और स्मॉल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, -m/4 इंटू r, करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज हाउ मच, 3m/4, m -m/4 कितना, 3m/4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। दिस इज एक्स कॉम, तो किसका एक्स कॉम आ गया, ये कंपोजिट डिस्क का एक्स कॉम आ गया। तो यहाँ पर अभी आपने क्या क्या अज्यूम किया, आपने अज्यूम किया कि आपके पास, यस बच्चों, आपके पास बिग डिस्क थी ऑफ मास m, और आपके पास एक स्मॉल डिस्क थी ऑफ -m/4, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया आपने, तो आपकी आपकी क्या बन गई, आपकी एक, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगी हमारी ये कंपोजिट डिस्क। समझ में आ रही है बात, तो देखो वही आएगा, यहाँ से एक्स कॉम की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से एक्स कॉम की वैल्यू आ रही है -r/3, ठीक है। बात वही है, बस घुमा फिरा के थोड़ा अलग तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, ठीक है, या रेक्टेंगल वॉटेवर से, अब हम इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड कर सकते ना। ठीक है, you can divide it into 4 equal parts. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर बच्चों, we can have one, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं इस डिस्क, इस पूरे सिस्टम से इतने पार्ट को गायब कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो इतने पार्ट को गायब कर देता हूँ, तो अब बताओ व्हाट विल बी द न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट डिस्क, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंपोजिट डिस्क। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो ये यहाँ पर है, ये सब है यहाँ पर, जल्दी से बताओ बच्चों। इसकी चाहिए तो लेंथ भी हम ये कर सकते हैं। अब ओनली थिंग इज वेयर यू विल कीप ओरिजिन, दैट यू हैव टू थिंक। ओरिजिन कहाँ पर लोगे वो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका जो ओरिजिन होगा वो कहीं तो, आपसे तो यहाँ पे ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसकी चाहिए तो लेंथ जो है इसको आप 4a मान लो, दिस इज 4 है एंड दिस आल्सो 4। बताओ जल्दी से कहाँ पर होगा, कि होमवर्क के लिए दूं। अम, ये मुझे कमेंट में बताओ, सेंटर ऑफ मास किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा। समझ रहे हो, अगर मान लो आप इसको ऐसा लेते हो, एक्स वाई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेंटर ऑफ मास किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ये बताओ मुझे। यस, वेरी गुड रिया, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। यस बच्चों, देखो ऑब्वियस सी बात है ना, कहाँ पे शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास, ये तो बताओ कम से कम। आई विल गिव रिमेनिंग क्वेश्चन एज अ होमवर्क, इतना मुझे बस बता दो, सेंटर ऑफ मास किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जब आपने यहां से यल मास निकाल दिया, करेक्ट, तो देखो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास तो इट विल बी सेंटर वाले पॉइंट पर ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जब तुमने ये वाला मास ही निकाल दिया, अभी ये मास तुमने हटा दिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, इन तीनों की वजह से जो शिफ्टिंग होगी वो कहां पर होगी, ऑलमोस्ट कहीं तो यहाँ पर होगी, इस एक्सिस पर होगी। देखो अगेन मैंने बोला था आपको,
जो भी सिमेट्रिकल लाइन होता है सेंटर ऑफ मास हमेशा उस सिमेट्रिकल लाइन पर लाई करता है। तो अगर आप इस फिगर को सिमेट्री में डिवाइड करो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्री वाली लाइन पे ही लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ लाई करेगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, फॉर एनी ऑब्जेक्ट center of mass will always lie on its line of symmetry, करेक्ट। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास हमेशा उस लाइन पर ही लाई करने वाला है। अब कोई भी केस उठा के देख लो, करेक्ट। यहाँ पर जो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास उस लाइन ऑफ सिमेट्री के सिमेट्री पे ही रहेगा, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? इट इज ऑलवेज मतलब किसकी तरफ टेंड करता है सेंटर ऑफ मास? ऑलवेज टेंड्स टू, ऑलवेज टेंड्स टू अ, ऑलवेज टेंड्स टू अ कौन सा मास? हैवियर मास। ठीक है बच्चों, चलो। सो ये दो टेक अवे लेसन हैं आपके, और ठीक है, इसको फिर आप होमवर्क की तरह सॉल्व करो। I'll add 2-3 more questions over here. Please solve them as a homework. ठीक है? I think we'll end it here. किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, otherwise we'll end this session. नेक्स्ट क्लास में फिर हम वेलोसिटी और वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है? तो अभी अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो जल्दी से।